और आपने ऐसी कौन सी चीज या रिसर्च करी है, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कुछ और टॉपिक पे बात चल रही थी, तो बातों बातों में आपने एक बात कही कि भाई अगर कोई भी यंगस्टर्स या कोई भी कच्चे में सोना ले रहा है या कोई भी ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, तो वो ये बात मान ले कि वो इनडायरेक्टली टेररिज्म फंड कर रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैं जानना चाहता हूँ, सिंस आप पढ़ते रहते हो, आप कंटेंट भी बनाते हो इसके अराउंड, तो ये चीज कैसे हो रही है भाई? सिंपल सी चीज़ देखो यार, अभी आई थिंक दिसंबर 2022 में या 22 में कहीं अक्षय कुमार छाबड़ा नाम का एक बंदा पकड़ा गया था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी पटियाला में, ठीक है। 2019 में उसने चाय की दुकान लगाई थी और उसमें 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी। 100 करोड़? एग्जैक्टली। भाई चाय का धंधा कितना भी बढ़िया हो, इतना तो नहीं हो सकता 100 करोड़ कमा ले भाई यार। तो वो बंदा एक ड्रग स्मगलर था। अच्छा। पहले उसने खुद पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके कुछ लाया था हीरोइन, फिर उसका ऐसा काम चल पड़ा कि ड्रोन से वो हीरोइन आती थी। ये एक्चुअल केस है, दिस इज, यू कैन पब्लिकली गूगल इट एंड स्टफ, कि ड्रोन से वो ड्रॉप होता था, फिर उसने बंदे भी रख लिए, अपना काम बढ़ा लिया, ठीक है। और उस ट्रेड से उसने 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। अब लेट से उसने अगर 10 रुपए की खरीदी है, आगे 12 की बेची है, किसी ने उसे 10 की बेची है ना, वो बेचने वाली आईएसआई है। आईएसआई का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ड्रग ट्रेड है। अच्छा। अफगान तालिबान जो है, जो अफगानिस्तान में रूलिंग पावर है, बिकॉज थैंक्स टू द ग्रेट पावर अमेरिका, उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज ओपियम। हमारे देश में 2021 में मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी। 3000 किलो, जस्ट रैप योर हेड अराउंड 3000 किलो, कितना, क्या नंबर है यार? कितने की वर्थ होगी वो? आई थिंक उसकी उस टाइम पे डिक्लेयर्ड वैल्यू एज पर द आर्टिकल्स वाज 21000 करोड़। शिट भाई। 21000 करोड़ नाना करके शायद $2 बिलियन हो गया। शिट भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, $2 बिलियन हो गया। शिट ब्रो। इतने की एक बारी में पकड़ी गई है। और गेस वो कहां से आ रही थी? ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से। अच्छा। तो लगा ईरान से, नहीं, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट में थी अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में से वो क्या डिक्लेयर हो गई थी, क्या बोल रहे थे भाई, कुछ तो कहेंगे ना भाई, इंपोर्ट हो रहा है प्रॉपर, फर्नीचर में आएगी, वो टैल्कम पाउडर कह के आई थी। ये सोचो भाई, अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा टाल्क स्टोन है सही बात है, जो इस कदर ट्रेडिंग कर दे रहा है, जो हमें यहाँ चाहिए। तो टैल्क स्टोन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस जब ऐसे कंसाइनमेंट आते हैं उसमें टैल्क स्टोन भी मिलते हैं, क्योंकि वो शायद 3 बड़े बड़े कंटेनर थे, तो उसमें बहुत हैवी क्वांटिटी टैल्क स्टोन था। और उसके नीचे कहते हैं पाउडर है, जब टैल्क स्टोन टूट जाता है, उस पाउडर में ये हीरोइन थी। वो स्पेशल मार्क बैग्स में थी। ये जो छाबड़ा साहब थे, ये टमाटो जूस के डब्बे में बेचते थे, अनार के जूस के डब्बे में बेचते थे। और भाई ये वो केसेस जो सामने आ गए हैं, और कितने केसेस जो सामने आते ही नहीं होंगे भाई। 2021 में हुआ था वो। डू यू रियली थिंक कि ना 2021 से पहले ना 2021 के बाद, जैसे वो एप्स्टीन वाली चीज है, डिमांड सप्लाई वाली है ना, डिमांड तो होगी उसकी। वो अगर भारत में आ रही है तो कंज्यूम तो हुई होगी कहीं, तो कहाँ गई वो? और वो जो जिसने बंदे ने ली थी वो, अब वो कहीं और से तो सोर्स हो रहा होगा, ऐसे तो नहीं नशा मुक्त भारत हो गया है। तो सबसे खराब चीज उसमें यही है कि भाई अगर आप कर रहे हो ना, ये मतलब कोई भी किसी तरह का नशा हो रहा है, वो अल्टीमेटली या तो गोल्डन क्रीसेंट में, जो है हमारा मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान इंक्लूडेड उसमें, और पाकिस्तान भी, या फिर ये गोल्डन ट्रायंगल जिसमें कोलालमपुर और ये मलेशिया कंट्रीज आ गई, ये वहां पे टेररिज्म को और हर टाइप की गलत चीज को फंड कर रहा है। और उस फंडिंग में अगर आईएसआई फंडिंग उठा रही है, वो अल्टीमेटली इंडिया में टेररिज्म ही फंड कर रही है। आप अगर कच्चे में सोना ले रहे हो, वो दुबई से आ रहा है, ठीक है, उसमें लगा हुआ है पैसा। आई कैन से दाऊद का, he's one of the biggest traders. भाई दाऊद इब्राहिम is not just a gangster, he is a trader in almost every field that you can think. कसिनोज उसके हैं, होटल्स उसके हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स उसके हैं, चाहे शेल कंपनीज के थ्रू हो, बेनामी में हो। तो वो बंदा जब उसे बचाने वाली आईएसआई है, उसे उठाने वाली, मतलब ठीक है मुंबई में एक गैंगस्टर था, नाम वाम था, बट वहां से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉर्ड बनाने वाली आईएसआई है। कि 1992 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 90s में मुंबई में, तो दाऊद इब्राहिम हैज क्लेम्ड इन सम इंटरव्यूज कि इट, मतलब सम जर्नलिस्ट हैव सेड आफ्टर स्पीकिंग टू हिम, दाऊद इज नॉट ऑन रिकॉर्ड एनीवेयर सेइंग दिस, कि उसका जो स्मगलिंग का रूट था, जिससे वो ड्रग्स लाता था, जिससे वो एम्यूनिशन लाता था, वो आईएसआई नहीं बनवाया था उसका। आईएसआई यूज्ड हिम ताकि इंडिया में आप भर दो ड्रग्स, ताकि वो रूट पक्के हो जाए। उससे पैसा तो कमा लिया हमने, ड्रग्स से पैसा आ गया, अपना एक ऑल्टरनेट बिजनेस खड़ा हो गया।
ऑल्सो जब भी इंडिया में कोई सामान लगवाना हो, चाहे वो 90s के बॉम्ब हो, आईडीज और ये सब, तो वो उस रूट से वो भी आ जाए। भाई जैसे अभी आपने बोला कि अगर डिमांड आ रही है तो सप्लाई बढ़ ही रही है, तो इट इज एनीवेज हैपनिंग, अभी भी हो ही रहा है। अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है ड्रग्स की, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? आई वुड से वी, लेट्स से गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हम डेफिनेटली बोलते हैं भाई, कंज्यूमर मतलब सप्लाई मारनी चाहिए, उनका काम है ये भाई, उनकी नौकरी है वो। भाई तुम काटो सप्लाई को, तुम ढूंढो कौन है सिंडिकेट, तुम तोड़ो उसको, दैट इज व्हाट यू आर एम्प्लॉयड फॉर। बट सिंपल सी चीज है यार कि आज की डेट में मान के चलो, आज की लेट्स गो बैक टू 1990s में जब कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म से कार बननी बहुत पॉपुलर हो गई थी, तो हॉर्स कार्ट एज एन इंडस्ट्री सडनली डिसअपियर कर गई थी। जब क्रूड ऑयल ज्यादा पॉपुलर हो गया था, वेलिंग एज एन इंडस्ट्री डिसअपियर कर दी, क्योंकि वेलिंग से ऑयल निकलता था, बड़ी बड़ी वेल्स को मारते थे, उसमें से ऑयल निकलता था, उसमें से केरोसिन भी, कुछ ऐसा वेल ऑयल निकलता जिससे लोगों के घर में लाइट आती थी। ऐसे उसमें लगा लो कि रुई को वेल ऑयल में डाल सकते तो वो जलती थी घी की तरह। तो वेल, लोग बड़ी बड़ी वेल्स को लोग पकड़ते थे, उन्हें मारते थे, काटते थे। पर जैसे क्रूड ऑयल पॉपुलर हुआ, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि इतनी बड़ी मतलब जानवर को पकड़ोगे, काटोगे, मारोगे। दैट इंडस्ट्री डिसअपीयर्ड ओवरनाइट, चाहे उसकी जो भी सप्लाई रही हो। सिमिलरली जब कार्स पॉपुलर हुई, हॉर्स कैरेजेस की डिमांड ही मर गई, दैट इंडस्ट्री ऑल्सो डिसअपीयर्ड ओवरनाइट। So some technological shift happened, that demand got killed. The best way to kill any industry is to kill the demand. तो आपकी चाहे ड्रग्स की डिमांड हो या सस्ते सोने की हो, कुछ आप उसकी अगर डिमांड किल कर सको, देयर इज नो अदर वे यू कैन किल दैट इंडस्ट्री। इसलिए हनी सिंह खुद ओपनली एक्सेप्ट करता है कि मैं करता था भाई, गांजे के बियॉन्ड तो उसने एक्सेप्ट किया नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर बाकी चीज भी करता हो। बट एटलीस्ट अब वो एनसीबी का, ठीक है, या फिर जितनी भी एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज, उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। वो खुद इंडिया गेट पर उसने शो किया था, भाई मत करो गांजा, मत करो, मत करो। एंड मैं खुद जानता हूं यार अपने कुछ ऐसे दोस्तों को कि भाई वो 17 साल की उम्र से गांजा पी रहा है भाई, आज 35 का हो गया, कोई पी रहा है, और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना बहुत खराब है यार। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, बट ये ना कि पॉप कल्चर ऐसा बन गया है कि अगर नहीं पी रहा तो भट्टू है तू। भाई हर चीज का फिर पीआर भी तो है ना, पीआर है बिल्कुल है। अब कुछ लोग इसको एडवोकेट करते हैं भाई, लीगली दारू भी तो मिल ही रही है। हाँ। जब नशा मिल ही रहा है तो ये ऑर्गेनिक है भाई, ये प्योर माल कर लो भाई, ये पहाड़ों की है, फिर गॉड से जोड़ देंगे चीजों को। तो प्रसाद ये जो भाई ये तो गॉड से जोड़ते ना, अरे भाई सुन, भगवान शिव ने ना विष भी पिया था, जहर पी के दिखाएगा तू क्योंकि तू गांजा पी रहा है। सही बात है भाई, उल्टी बात करते हैं। भगवान शिव अगर हाइपोथेटिकली मान लूं मैं, वो कर उसका ध्यान करते थे, सालों तक समाधि नहीं टूटती थी। लास्ट टाइम तूने मंदिर भी कब गया था तू? मतलब ये जो गॉड से जोड़ देते हैं ना, और खासकर हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, अरे तुम्हारे तो भगवान भी गंजेड़ी हैं। मैंने भाई जिन्हें पता ही नहीं है, मुझे बता दो कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में, किस उपनिषद में कहाँ लिखा है कि भगवान शिव ने गांजा पीते थे? सही बात है भाई। और उन पे अगर वो चढ़ा था ना भेल धतूरा, तो उस पर पहले विष चढ़ा था, विष के बाद कहते हैं ठंडा करने के लिए वो चीज चढ़ी थी, अमंग मेनी अदर थिंग्स। क्या मतलब, बस अपनी भाई एडिक्शन को जस्टिफाई करने के लिए भगवान को बीच में मतलब ओन अप योर शिट, यू आर एन एडिक्ट। क्योंकि 20 साल बाद ना जब दिमाग खत्म हो चुका होगा तब याद आ रहा होगा ये दिन। तो डिमांड किल कर सकते हो भाई, तो बेस्ट वही तरीका होता है। भाई इंडिया में और क्या चीज़ें इलीगली रन हो रही हैं अभी? जैसे हमने बात करी है कि एनिमल्स को स्मगल किया जा रहा है, ड्रग्स भी हो गए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इलीगली देश में चल रही हैं? अगर आपने रिसर्च करी है, आपने पढ़ा इस बारे में। द बेस्ट ऑफ कोर्स, द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज द गोल्ड इंडस्ट्री। और गोल्ड इंडस्ट्री की तो बात यह है कि यार कि जैसे जैसे गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, वैसे स्मगलिंग का इंसेंटिव बढ़ता है। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है यार कि आपने जैसे दुबई से 100 रुपये का सोना मिल गया आपको सपोजिटली, ठीक है, वही सोना जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी वो भारत में 116 रुपये 50 पैसे का है। समझ रहे हो आप? मतलब 1 करोड़ का सोना दुबई का भारत में 1,16,50,000 का है। तो अगर आपने वो सोना स्मगल कर लिया तो आपने सीधा सीधा 16.5 लाख रुपए बचा लिए। 16.5 लाख में कस्टमर को बेनिफिट पास कर दिया, लेट्स से 5 लाख का, 5 लाख अपनी जेब में रख लिए, और लेट्स से 6.5 लाख, सो एज टू स्पीक, आपका उस सिंडिकेट को रन करने का खर्चा हो गया। उतना भी नहीं होता, उससे भी बहुत कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जो सिर्फ एक ही केस में किल होती है, विच इज जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए।
द प्रिंट का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है अर्ली 90s का ही, जब हमारी सरकार ने 90s के स्टार्टिंग में मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हमारी अर्थव्यवस्था खुलनी चाहिए, तभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था। एंड दिस इज वाई जो लाइफ आप हमारे सबके पेरेंट्स ने जी, हम उसी टाइप के प्रोडक्ट हैं, हम वो मिड 90s अर्ली 90s में ही पैदा हुए हैं सब, ठीक। तो हमारे पेरेंट्स को फिर जो लाइफ मिली, क्योंकि उनके पास कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आई, भारत में पैसा ज़्यादा आया, मिडिल क्लास ग्रो करी, तो आज हम ये सारे ब्रांड पहन रहे हैं। अदरवाइज हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने इतनी वो देखी नहीं थी। तो उस टाइम पे एक बहुत अच्छा स्टेप ये और लिया था कि गोल्ड पे इम्प्यूरिटी काफ़ी कम कर गए थे। तब द प्रिंट का आर्टिकल था, दाऊद इब्राहिम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्मगलर्स, ही हैड सेड कि गोल्ड में पैसा खत्म, कि जब मेरे को पड़ता ही नहीं खा रहा, मतलब मान लीजिए हमने 1 किलो 16 स्मगल किया, रिस्क लिया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे कि कैरियर को पैसा देना, उसकी टिकट कराना, उसका रहने का खर्चा कराना, ठीक है, अगर वो मेरे को मार्जिन 5% 3% का दे रहा है तो इट्स नॉट वर्थ द बिजनेस। बट जैसे अभी इम्पोर्ट ड्यूटी 16.5 हो गई है, विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा सोना मतलब डॉलर्स ब्लीड आउट हो रहे थे, रुपया गिर रहा था, तो उसको रोकने के लिए वो चाहिए था, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग गोइंग अराउंड द इकोनॉमी। पर जब भी ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, इट इज नो ब्रेनर कि स्मगलिंग बढ़ती है। और आप किसी भी सुनार पे चले जाना, एंड आई लिटरली मीन किसी भी सुनार पे, वो आपको 2 रेट तो बताता ही है कि साहब एक कच्चे का रेट है, इतने का, बिल के बिना इतने एक का। पक्के का। तो जो आप वो बिना बिल का सोना ले रहे हो ना, दोस्तों वो फंड कर रहा है इंडिया में एंटी नेशनल एक्टिविटी, वो मिडिल ईस्ट से फ्लो हो रहा है, उसमें लगा हुआ है आईएसआई का पैसा। याद रखना कि पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एन आर्मी, इज द बिगेस्ट लाला बिजनेस इन पाकिस्तान। सबसे बड़ी बिजनेस इंटरप्राइज पाकिस्तानी आर्मी है, सबसे बड़ी लैंड ओनर वो है। तो उन लोगों के लिए जब वो बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फियर मॉन्गरिंग, विच इज फियर मॉन्गरिंग अगेंस्ट इंडिया, कि उनकी रेलेवेंसी क्या है, इसलिए वो कभी कश्मीर मुद्दे का सोल्यूशन नहीं होने देंगे। तो जब ये भाई साहब जा रहे हैं, यहाँ से मुनीर जेडी वैन से बात कर रहे हैं, पीस नेगोशिएशन कर रहे हैं, मेरी एक वो भाई ठीक अच्छी बात है, आपने ईरान का रुकवा, भाई यहाँ भी करा दो, अपने इसका भी करा दो समाधान, बातचीत करते बताओ। पर प्रॉब्लम है ना कि बातचीत जब जब हुई है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की 2001 में मीटिंग हुई थी, आगरा समिट कहते हैं, दे आर डिप्लोमैट्स हु हैव सेड कि वी केम वेरी क्लोज टू अ सॉल्यूशन, लाइक वेरी क्लोज, एंड इट वाज इन प्रिंसिपल एग्रीड कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। बट उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था। क्यों? कोई चाहता नहीं है उस व्यवस्था में कि भारत के साथ रिश्ते ठीक रहे। अगर वो रिश्ते ठीक हो गए तो उनकी दुकान तो बंद होगी ना। सही बात है। तो वो लोग इंडिया में इन्वॉल्व हैं इवन इन दिस स्मगलिंग ऑपरेशंस। तो अगर आप सोना खरीद के ला रहे हो कच्चे में, भाई वो उसका कुछ परसेंटेज पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई की जेब में जा रहा है।